हेलो फ्रेंड्स, इंटीरियर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से आप लोगों के सामने इसलिए प्रेजेंट हुआ हूँ क्योंकि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जब हम लोग क्विज़ वगैरह कर रहे थे और उससे पहले भी कुछ बच्चों की कुछ क्वेरीज थी और उसमें से एक क्वेरी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी इम्पॉर्टेंट है। और वो क्वेरी क्या था कि भाई हम लोग न्यूज़ चैनल पे देख रहे थे, भागो भागो रफाल आया। अब ये रफाल आया तो भागो भागो क्या था, तो ये भागो भागो वर्ड यूज़ किया जा रहा था पाकिस्तान और चाइना के लिए। अब बहुत बड़े लेवल पे इंडिया के न्यूज़ चैनल्स ने इस एयरक्राफ्ट को पब्लिश किया, ब्रॉडकास्ट किया पूरी दुनिया में। रफाल को मतलब एक तरह से इंडिया ने सुपर एयरक्राफ्ट बना दिया। ऐसे लग रहा है जैसे कोई दूसरे ग्रह से कोई एयरक्राफ्ट यूएफओ इंडिया में उतरा है और उसको देखने के लिए भीड़ लगी हुई है। और उसके अलावा हर प्लेटफॉर्म पे रफाल को लेकर कंपैरिजन स्टार्ट हो गया कि भाई इससे बेटर है, उससे बेटर है, पॉलिटिकली, मिलिट्री लेवल पे, मीडिया लेवल पे, यूट्यूब लेवल पे, हर लेवल पे। तो बच्चों की भी क्वेरी आ रही थी कि सर कौन सा बेटर है, कैसे बेटर है। तो देखिए, मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई एनालिस्ट नहीं हूँ। हाँ, एक टीचर होने के नाते स्टूडेंट्स की क्वेरी के लिए थोड़ा सा आउटकम सॉल्यूशन लेकर आ सकता हूँ। और जो मेरा सॉल्यूशन है वो जस्ट एक टेक्निकल लेवल पे है। टेक्निकल लेवल का मतलब है मैं कोई एडवाइस नहीं कर रहा, मैं कहीं से कोई ये पब्लिश नहीं कर रहा कि ये बेटर है वो बेटर है। टेक्निकली क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर, क्योंकि लास्ट में कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे जो इसी से रिलेटेड हो सकता है और हमारे एग्जाम में आए। एग्जाम में पहले भी रफाल बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले तो नाम को लेकर बड़ी चर्चा है, रफेल, रफाल, ठीक है। अब भाई ये तो देखो इंग्लिश के साथ प्रॉब्लम है कि कैसे बोलेंगे, तो आपको जैसे अच्छा लगता है, रफाल, रफेल, जीभ को जैसे घुमा के बोलना है बोल लो। तो जब हम बात करें जेट फाइटर्स की तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। अब वो बेसिक क्या है? एक जो फाइटर प्लेन होता है वो मल्टीपल कैटेगरी का होता है, उसके मल्टीपल रोल होते हैं, वो मल्टीपल चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए बना होता है। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं रफाल का, F-16 का, सुखोई का, तेजस का, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई उसका कंपैरिजन हम उसी की कैटेगरी में करें। अब एक हाथी है और हाथी का कंपैरिजन हम कर दें चींटी से, और हम कहें, मैं एंट मैन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक चींटी कि हाथी को भी परेशान कर सकता है। हाँ, सूंड में घुस जाए तो कहानी बचपन में हमने सुनी होगी, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली लाइफ में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो हाथी का चींटी से कंपैरिजन बहुत मुश्किल है। तो वही चीज़ हमारे न्यूज़ चैनल वालों को करते हुए हमने देखा, ठीक है। तो आज उसी चीज़ को हम थोड़ा सा शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बात करते हैं। बेसिक बात क्या है? एक जेट फाइटर मल्टीपल कैटेगरीज के होते हैं। कुछ जेट फाइटर होते हैं इंटरसेप्टर्स जिन्हें कहते हैं। इंटरसेप्टर का मतलब बीच में घुस जाना है, परेशान करके वापस आ जाना है। कुछ होते हैं हमारे डीप पेनिट्रेशन। डीप पेनिट्रेशन का मतलब घुस जाओ, और घुस जाओ तो मर के या मार के आओ। जस्ट लाइक, कुछ सोचिए, जस्ट लाइक MiG-21, ठीक है, बिल्कुल अभिनंदन ने वही किया, मारो मर गया। तो कहने का मतलब है भाई बस घुस जाओ और कुछ ना कुछ गिरा गुरा के वापस आ जाओ। तो डीप पेनिट्रेशन, अंदर तक घुस के वार करने के लिए, ठीक है। कुछ जेट फाइटर्स होते हैं ग्राउंड अटैक। ग्राउंड अटैक, ग्राउंड अटैक का मतलब बालाकोट सुना होगा। अब हमने मिराज 5000 भेजा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जगुआर है। तो अब सोचते हो यार इसके साथ पंगा हुआ, उस दिन बालाकोट वाला इशू हुआ, उसके बाद जब पाकिस्तान के जेट फाइटर्स आए तो मिराज क्यों नहीं गए, मिराज इतने अच्छे। तो देखिए हर जेट फाइटर का अपना एक रोल होता है, ठीक है, उसी रोल पे वो काम करते हैं। आज के वक्त में क्या हुआ है? आज के वक्त में जो नई टेक्नोलॉजी है उसने एक नया सेगमेंट क्रिएट किया है कॉल्ड मल्टी रोल जेट फाइटर्स। अब मल्टी रोल का मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा सारा काम डाल दो, जैसे कि रफाल है मल्टी रोल, सुखोई वो भी एक हद तक मल्टी रोल है, ठीक है, F-16 कहते हैं वो भी एक हद तक मल्टी रोल है। तो इस कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझेंगे भी हम लोग। कंपैरिजन में मैंने 4 एयरक्राफ्ट डाले हैं, सोचा था थोड़ा ज़्यादा डालूंगा लेकिन बोर्ड पे जगह नहीं बची। बोर्ड पे ही समझने की कोशिश करेंगे, कोई एनिमेशन वगैरह नहीं है जिससे अभी समझेंगे हम लोग, तो बोर्ड पे ही समझने की कोशिश करते हैं। 4 एयरक्राफ्ट लिखे हैं। बेसिक कंपैरिजन तो हमारा 3 का ही है। 3 का किसका है? J-20 का कंपैरिजन हो रहा था, रफाल का हो रहा था, F-16 का हो रहा था, और एक और मैंने डाल दिया सुखोई 30M का। लोग पूछ रहे थे भाई सुखोई ज़्यादा सुपीरियर है कि रफाल ज़्यादा सुपीरियर है। तो चलो अब इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे।
कंपैरिजन हमारा बहुत सिंपल है। पावर देखेंगे एयरक्राफ्ट की, रेंज देखेंगे एयरक्राफ्ट की, भाई कितनी दूर जा सकता है लड़ने के लिए, रडार पावर जो कि आजकल इसके ऊपर बात होता है, और मिसाइल में मैंने सिर्फ बात की है एयर टू एयर मिसाइल, क्योंकि जब हम कंपेयर कर रहे हैं J-20 को रफाल से, रफाल को F-16 से, तो जब ये आपस में लड़ेंगे तभी ना पता चलेगा। आपस में लड़ेंगे तो फिर एयर टू एयर मिसाइल का ही काम होगा और किसी का नहीं। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बता दूं, जो कि आई ओपनर है आप लोगों के लिए, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, जरा ध्यान देना आप लोग। J-20 जिसका वेट है 20,000 kg, रफाल जिसका वेट है 10,000 kg, F-16 जिसका वेट है 8,500 kg, और सुखोई जो कि 19,500 kg के करीब का है। कुछ समझ में आया आप लोगों को? जी हाँ, सोचा होगा। रफाल 2 प्लेन जितने भारी होंगे, J-20 अकेला है, और रफाल 2 जितने भारी होंगे, सुखोई 30M क्या है उतना भारी अकेले है। समझ? तो पहला कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई एक है हाथी, दूसरा है चींटी, कंपेयर कैसे करोगे? तो प्रैक्टिकल कंपैरिजन इन दोनों का है। अब ये प्रैक्टिकल कंपैरिजन क्यों है? 2008 में इंडिया ने मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की एक टेंडर फ्लोट किया था, जिसमें रफाल ने F-16 ने पार्टिसिपेट किया था, और वहीं से भारत में ये रफाल छाया था। खैर ये 2008 से पहले ही बात स्टार्ट हो गई थी MMCA का। MMCA का बेसिकली मतलब था मीडियम मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब मीडियम का मतलब मध्यम वेट का, क्योंकि इसमें एक लाइट वेट एयरक्राफ्ट भी होता है, जैसे कि हमारे पास है तेजस जिसका वजन है 6,500 kg का। तो मीडियम का मतलब 10,000 kg का, हैवी वेट जेट फाइटर जैसे सुखोई और J-20 20,000 kg के। तो वहां से डील में निकल के आया हमारे पास रफाल। अनफॉर्चुनेटली सरकार कुछ पॉलिटिकल इशू की वजह से ये परचेज नहीं हुआ। 124 के करीब परचेज होने थे, नहीं हो पाए परचेज, ठीक है। तो फाइनली 36 हमने परचेज किया। चलिए उसको, उन चीज़ों को छोड़ते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे हमारे लिए। अब डिस्कशन करते हैं। तो वेट हम लोगों ने देख लिया सबका, कैटेगरी देख लेते हैं। कैटेगरी क्या है? J-20 बेसिकली ये कहा जाता है मल्टी रोल है, मल्टी रोल नहीं है, इंटरसेप्टर है, क्योंकि स्टेल्थ प्लेन जो होते हैं वो अपने फुल पे लोड के साथ स्टेल्थ कैपेबिलिटी में उड़ नहीं सकते। ये टेक्नोलॉजी है, लोगों को झूठ बोला जाता है कि भाई ऐसा है, F-35 ऐसा है, F-22 ऐसा है। अगर सोचने वाली बात है कि अगर F-22 इतना ही एडवांस और स्टेल्थ है, तो अमेरिका F-35 क्यों बना रहा है? और अगर F-35 ही इतना एडवांस है तो दूसरे प्लेन नहीं बनाए भाई। तो आप लोगों को टेक्निकल समझना होगा। ये स्टेल्थ है बोलते हैं, लेकिन क्या वो काम स्टेल्थ में करेंगे? जब फुल वेपन लोड करोगे और भेजोगे इसको लड़ने के लिए, हिमालय पार करके आएगा, पकड़ा जाएगा। इसलिए बाकी चीज़ों पे रिलाय ज़्यादा किया जाता है। स्टेल्थ को आगे रखिए, दुश्मन का रडार डिस्ट्रॉय करिए, कोई इनकमिंग फाइटर आ रहा है उसको डिस्ट्रॉय करिए, ताकि बैक एंड पे जो बॉम्बर्स हैं वो अपना काम कर सके, जो दूसरे एयरक्राफ्ट है वो अपना काम कर सके। सबसे पहले चाइना कहता है, मैं नहीं कह रहा, चाइना कहता है कि ये 5th जनरेशन का। अभी जब रफाल का इशू हुआ तो चाइना पलटी मार गया और कह रहा है कि भाई हमारा तो 4th जनरेशन का है, और रफाल को कह रहा है वो 3rd जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। तो चाइना कहता है 5th है, फिर चाइना कहता है 4th है, मान लिया उसने 4th जनरेशन है। चाइना की चीज़ें वैसे भी छुपी होती हैं, तो बेसिकली ये 5th जनरेशन नहीं है, 4.5 जनरेशन के आसपास का हो सकता है रफाल, जो कि 4.5 जनरेशन का, 4++ कहते हैं उस जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। F-16 4th जनरेशन का माना हुआ पुराना एयरक्राफ्ट है, सबको पता है इसकी टेक्नोलॉजी। सुखोई जो कि 4.5 जनरेशन का, इसके बारे में भी हमको पता है, ठीक है। तो ये हो गई जनरेशन की बात। तो लगभग सारे एक ही जनरेशन की कैटेगरी में, कुछ डिफरेंस नहीं है। बस एक डिफरेंस क्या है, ये मीडियम रोल एयरक्राफ्ट है, वो हैवी रोल एयरक्राफ्ट है, ठीक है। रेंज की बात करें तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने 2 तरह के रेंज लिखे हैं। 2 तरह के रेंज है क्या? 2 तरह के रेंज है, एक है 6000 किलोमीटर का रेंज दिख रहा है, एक 2000। एक होता है हमारा फेरी रेंज और एक होता है हमारा कॉम्बैट रेंज। फेरी रेंज उस रेंज को कहते हैं जब कोई भी एयरक्राफ्ट बिना पेलोड के उड़ रहा है, मतलब उसमें ना वेपन्स लगे हैं, ना कुछ फ्यूल टैंक लगा, कुछ नहीं लगा है, कितनी दूर जा सकता है, इट्स कॉल्ड फेरी रेंज, ठीक है। और जब उसी एयरक्राफ्ट में हम उसके वेपन्स भी लगा देते हैं, सारे वेपन्स, और जब वो लड़ाई के लिए जा रहा है, इट्स कॉल्ड कॉम्बैट रेंज। तो जैसे ही भाई भारी हुआ, उसकी रेंज कम हो गई,
हल्का था, ज़्यादा रेंज था, तो बिना हथियारों के 6000 किलोमीटर, तो भाई जेट फाइटर बिना हथियारों के थोड़ी ना लड़ने जाएगा। तो मैटर क्या करता है हमारे लिए? कॉम्बैट रेंज। और कॉम्बैट रेंज से भी ज़्यादा मैटर करता है कॉम्बैट रेडियस। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया क्योंकि बहुत डिटेल हो जाएगी चीज़, आप लोगों के लिए उतने ज़्यादा मतलब की चीज़ नहीं है कॉम्बैट रेडियस के बारे में, ठीक है। अब कॉम्बैट रेडियस क्या होता है वो भी समझ ही लो आप लोग। कॉम्बैट रेडियस का बेसिकली मतलब ये होता है कि भाई लड़ने के लिए जाएंगे वेपन्स के साथ और फिर लड़के वापस भी आ जाएंगे। तो कितने में लड़के वापस आ जाएंगे? जैसे कॉम्बैट रेडियस क्या होगा? 1000 किलोमीटर, मतलब लड़ने के लिए गए, 500 किलोमीटर के वहाँ पे लड़ाई हुई, फिर लौट के वापस आ गए, ठीक है। तो कॉम्बैट रेडियस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। रफाल का जो फेरी रेंज है वो है 3700 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। कॉम्बैट रेडियस अच्छा है 1850 किलोमीटर, 1850 किलोमीटर। F-16 की बात करें तो फेरी रेंज है 4217 किलोमीटर, और जिसका कॉम्बैट रेंज है वो है 546 किलोमीटर। अब देखिए कितना कम है इसका कॉम्बैट रेंज। कुछ लोग अब सोच रहे होंगे, उस वक्त डिस्कशन भी हो रहा था जब फरवरी में पाकिस्तान ने रिवर्ट किया। पाकिस्तान ने रिवर्ट किया तो पाकिस्तान ने पीओके को क्रॉस नहीं किया, इंडिया के बॉर्डर में नहीं आए। क्यों नहीं आए? आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि कॉम्बैट रेंज इतनी है, इसलिए अपने ही बॉर्डर में रहे, वहीं से फायर कर रहे थे, ठीक है। ये था मेन रीज़न। सुखोई का सबसे अच्छा कॉम्बैट रेंज है कितना? 3000 किलोमीटर का। चलिए अब बात करते हैं रडार की। मॉडर्न टाइम में रडार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दूसरे को देखने के लिए भी और खुद को बचाने के लिए भी, तो रडार बहुत ज़रूरी है। तो जेट फाइटर्स में अगर रडार की बात करें तो बेसिकली 3 तरह के रडार यूज होते हैं: इंफ्रारेड रडार, पेसा रडार और एसआर रडार। आईआर रडार तो हमारे पुराने हो गए, इंफ्रारेड बेस्ड। आजकल तो या तो पैसा रडार चलता है, ऐसा रडार चलता है। और मॉडर्न जितने भी हम लोग जेट फाइटर्स बनाते हैं उन सब में तो भाई ऐसा रडार चलता है। ऐसा और पैसा रडार है क्या? पैसिव एरे रडार, एक्टिव एरे रडार। सरल भाषा में, बिल्कुल आसान शब्दों में अगर मैं बात करूं तो पैसा रडार मतलब एक ऐसा रडार जो कि भाई जेट फाइटर में लगा हुआ है, ठीक है। वो एक फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है दूसरों को डिटेक्ट करने के लिए, एक ही फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है। ऐसा का मतलब वो मल्टीपल फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है। तो डिफरेंस क्या आएगा? दोनों ही अच्छा काम करते हैं पिन पॉइंट पे। डिफरेंस क्या आता है कि पैसा रडार को ग्राउंड लेवल से डिटेक्ट करना ज़्यादा आसान होता है और ब्लॉक करना भी आसान होता है, क्योंकि ऐसा रडार एक्टिव रडार है। तो इसकी अगर एक फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट कर लिया जाए या ब्लॉक कर दिया जाए तो ये अपनी दूसरी फ्रिक्वेंसी चालू कर लेता है। तो ज़्यादा एडवांस कौन सा हुआ? ऐसा रडार। अब देखिए इन चारों जेट फाइटर में J-20 और रफाल में कहा जा रहा है ऐसा रडार है। रफाल का तो पता है, चाइना का पता नहीं रहता, लेकिन चाइना कह रहा है ऐसा रडार लगा है। रफाल में भी ऐसा रडार लगा है। F-16 में IR रडार है, ठीक है, इंफ्रारेड रडार है, पुराना रडार है। अपग्रेड है ब्लॉक 52 में जो आए हैं, उसमें कुछ में पैसा रडार भी है, कुछ में ऐसा रडार भी है, डिस्क्लोज नहीं है उतना। सुखोई 30M के आई, इसमें थोड़ा पुराना पैसा रडार है, लेकिन अपग्रेड के बाद ये माना जाता है कि जो सुखोई का पैसा रडार है वो जस्ट इक्विवेलेंट चलता है ऐसा रडार, क्योंकि इसमें M011 कैपेसिटी का रडार है जो कि पैसा रडार में एक अच्छा रडार माना जाता है। तो चलिए वो तो बात है टेक्निकली। इन सारे रडार की जो रेंज है वो तकरीबन 100 से 125 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से लेकर 125, जिस एरिया तक ये लोग काम कर सकते हैं। अब सबसे एडवांस रडार इसमें कहा जा रहा है कि रफाल में लगा है, और माना भी ये जाता है कि उसका रडार, क्योंकि थेल्स बनाती है उसके रडार को, RBE-2 रडार लगा हुआ है इसमें। इसकी रेंज 125 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक तकरीबन काम करती है। और बाकी जितने भी एयरक्राफ्ट के रडार हैं वो तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास काम करते हैं। और जो हमारा F-16 में रडार लगा है वो 60 से 80 किलोमीटर के आसपास तक काम कर लेता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुई रडार की बात, जिस पर रफाल सही में एक एडवांस फाइटर है जिसमें एक बढ़िया रडार सिस्टम लगा हुआ है। दूसरी बात करें हम लोग मिसाइल्स की। अब देखिए ये मिसाइल्स की बात अगर करें तो कुछ लोग कह रहे थे मीडिया हाउसेस में, हमारे एयर चीफ ने भी, BS धनोआ ने भी कहा, उससे पहले भी बात हो रही थी कि हमारे पास अगर रफाल होते तो बालाकोट वाला इंसिडेंट कुछ अलग हो सकता था, आंकड़े कुछ अलग आते, और पाकिस्तान ने जो रिवर्ट किया उसमें कुछ और होता। अगर अभिनंदन रफाल उड़ा रहे होते तो मामला कुछ और होता। बेसिकली है क्या, तो यहाँ पे मैंने जिस मिसाइल की बात की है उस मिसाइल को हम लोग कहते हैं BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। यानी एक ऐसी मिसाइल जिसने एयरक्राफ्ट को देखा नहीं,
उसने बस अपने रडार के सिग्नेचर पे उस एयरक्राफ्ट को कहीं डिटेक्ट किया है और उसी सिग्नेचर को देख के उसने मिसाइल छोड़ दी है। अब मिसाइल में खुद एक रडार लगा हुआ है जो उस एयरक्राफ्ट को ढूंढेगा और मार के गिरा देगा। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं BVR मिसाइल, बियॉन्ड विजुअल। एयर टू एयर मिसाइल तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल एक एयर टू एयर में एडवांस वर्जन माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें खुद ही एक रडार लगा हुआ है और उस मिसाइल में भी ऐसा और पैसा जैसे रडार्स लगे होते हैं। तो हम सोच सकते हैं वो रडार अपने मिसाइल अपने आप में एक रडार की तरह काम करती है। ठीक है, चलिए J-20 में जो रडार लगे हैं PL-15 और PL-21 रडार कह रहा हूँ मैं, मिसाइल्स लगे हुए हैं। तो ये जो मिसाइल्स है ये लॉन्ग रेंज है। इसमें से बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली जो मिसाइल है वो PL-15 चाइना कहती है, PL-21 एयर टू एयर मिसाइल है लेकिन बियॉन्ड विजुअल रेंज नहीं है। इनकी जो रेंज होती है वो 150, 200, 250 किलोमीटर के आसपास चाइना कहती है। प्रैक्टिकली देखिए जब काम होता है तो थोड़ा कम हो जाता है। मतलब इसको ऐसे मान के देखिए कि भाई सीधी सी बात है, हम एक बाइक खरीदने गए, दुकानदार शोरूम में गए, कंपनी ने कहा इसकी माइलेज है 90 किलोमीटर पर लीटर। जब रोड पे हमने उसे चलाया तो माइलेज निकली 50 किलोमीटर या 55 किलोमीटर। यही बात है मिसाइलों के साथ होती है। जो बेचती है कंपनियां इन्हें कहती है कि इनकी रेंज है 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, लेकिन किस एल्टीट्यूड पे इसने छोड़ा गया है और दूसरा जेट फाइटर किस एल्टीट्यूड पे है, इसमें स्पीड वेरी कर जाती है। मतलब अगर किसी मिसाइल की रेंज होगी 200 किलोमीटर प्लस, तो प्रैक्टिकली वॉर लाइक सिचुएशन में आप मैनूवर कर रहे हैं, आप डॉग फाइट कर रहे हैं, तो रेंज हो जाएगी घट के 125, 110 किलोमीटर। ये बेसिकली एक रीज़न होता है। तो यहाँ पे जो रेंज चाइना कहता है 200, 300, 400 किलोमीटर, प्रैक्टिकली उतना नहीं है, 150 से 200 किलोमीटर हो सकती है या उससे भी कम हो सकती है। रफाल में मिसाइल लगी है मीटियोर और माइका। माइका तो नहीं, स्कैल्प की भी उतनी चर्चा नहीं, सबसे ज़्यादा चर्चा होती है मीटियोर की, क्योंकि माना जाता है कि मीटियोर दुनिया का सबसे एडवांस एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है पूरा का पूरा। और इसकी रेंज प्रूवन रेंज है 150 किलोमीटर के आसपास, 130 से 150 किलोमीटर के आसपास। और जो कंपनी कहती है 200, 250 किलोमीटर प्लस कहती है, तो प्रूवन रेंज 150 किलोमीटर है, तो काफ़ी हद तक एडवांस हुआ हमारे J-20 वाले सिस्टम से। और सबसे बड़ी बात है प्रूवन है। कुछ चीज़ें देखिए प्रूवन होती है। प्रूवन का मतलब क्या है, J-20 आज तक किसी वॉर में नहीं गया। F-16 क्या है, प्रूवन जेट फाइटर है। रफाल प्रूवन है, रफाल अफगानिस्तान में लड़ चुका है, रफाल सीरिया में लड़ रहा है, रफाल आपका लेबनान में लड़ रहा है, यमन में लड़ रहा है। तो रफाल अपने आप को प्रूव कर रहा है, अपने वेपनरी सिस्टम को प्रूव कर रहा है कि वो कैसे काम कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा लोगों ने उसको हाइप कर दिया है। ठीक है, F-16 की बात करें तो इसमें बहुत ही एडवांस, इसमें भी बहुत एडवांस मिसाइल है जो कि दाग रहे थे बालाकोट वाले इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान के F-16। और वो कौन सा मिसाइल है, AMRAAM 120। इसकी भी जो रेंज है वो प्रैक्टिकली रेंज 80 से 100 किलोमीटर है। अब हुआ ये, पूरी कहानी को इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास रफाल तो था नहीं, आंकड़े कैसे चेंज होते। हमारे पास रफाल होता तो हम यहीं से मिसाइल छोड़ते जिसकी रेंज थी 150 किलोमीटर, F-16 को गिरा देता। लेकिन हमारे पास तो मीटियोर मिसाइल नहीं थी, एयरक्राफ्ट थे ये, मीटियोर मिसाइल नहीं थी। ठीक है, F-16 के साथ AMRAAM था जिसकी जो बेसिकली रेंज थी 80 से 100 किलोमीटर थी। हमारे पास था सुखोई, जिसे हमने बैकअप में रखा हुआ था पीछे डिफेंस के लिए। सुखोई बहुत बढ़िया एयरक्राफ्ट है, इसमें लगता है मल्टीपल रेंज के मिसाइल्स, R-77, R-73, R-27। उस वक्त हमारे पास R-77 और R-73 थे मिसाइल, जिनकी रेंज तकरीबन है 50 से लेकर 80 किलोमीटर। अब हमको उम्मीद नहीं थी कि AMRAAM एडवांस वाले हैं पाकिस्तान के पास, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर को टच करती है, तो यहीं पर हम थोड़ा सा पीछे रह गए। अब क्योंकि हम पीछे रह गए तो हमको ज़्यादा नुकसान ना हो, इसके लिए हमारे डीप पेनिट्रेशन वाले एयरक्राफ्ट MiG-21 को अंदर घुसना पड़ा और उसमें लगे हुए R-73 एयर टू एयर मिसाइल से अभिनंदन ने F-16 को मार गिराया। क्योंकि इसकी रेंज कम थी तो भाई किसी को तो पास जाना होगा ना, और सुखोई तो बड़ा एयरक्राफ्ट है, उसको बॉर्डर से लेकर घुसते आप तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी। और क्या है, MiG-21 घुसने के लिए ही बना हुआ है, वो डीप पेनिट्रेशन है, बॉर्डर पार करेगा, जल्दी से अंदर एंटर होगा, तो उसने अपना वो काम पूरा निभाया। ठीक है, सुखोई के साथ एक और कहानी जुड़ी हुई है, और कहानी ये है, देखिए हम लोगों में एक डर होता है, फियर होता है। और फियर क्या होता है, जब अचानक से लड़ाई में हम उतरते हैं तो डर ये था कि जब F-16 हमला कर रहे थे तो हमें 2 चीज़ें करनी थी। एक तो अपने एसेट्स को बचाना था, दूसरा ये था कि उनको भगाना था। तो सुखोई को हमने थोड़ा पीछे इसलिए रखा
कि सुखोई इतना कैपेबल है कि वो खुद को बचा सके, एसेट्स को भी बचा सके। तो भाई फ्रंट में लड़ने के लिए तेजी से कौन जाएगा? MiG-21। दूसरी एक और थ्योरी बहुत जगहों पे हमने पढ़ी कि हमने सुखोई को आगे इसलिए नहीं किया क्योंकि भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर गलती से सुखोई गिर जाता तो आप सोचिए कितना ढिंडोरा पीटता पाकिस्तान कि हमने दुनिया के बहुत ही एडवांस जेट फाइटर को मार गिराया है। जैसे कि हमने हल्ला किया कि MiG-21 से क्या मार गिराया है? F-16 मार गिराया। तो बिल्कुल कभी कभी उन दोनों में कंपैरिजन नहीं था, तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती। तो ये हो गई हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, और वो चीज़ें ये हैं कि प्रैक्टिकल लेवल पे अगर मेरे अकॉर्डिंग बात करें तो कंपैरिजन बहुत नेचुरल नहीं हो सकता है, क्योंकि J-20 अलग कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, सुखोई अलग कैटेगरी का है। कंपैरिजन करिए तो रफाल और F-16 में करिए, जिसमें आपको साफ दिख रहा है रफाल बहुत एडवांस है, ठीक है। हाँ, रफाल का जो पैकेज है, देखिए एयरक्राफ्ट नहीं, उसका जो पैकेज है, पैकेज क्या है? उसका रडार सिस्टम, उसका वेपनरी पेलोड, तो ये सब पे भारी पड़ रहा है अपनी रेंज, टेक्नोलॉजी, रडार कैपेबिलिटी की वजह से। तो बिल्कुल एडवांस है, बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा मत कहिए कि ये घटिया है, वो घटिया है, सारे कैपेबल है। फाइनली जो कोई चीज़ प्रूवन होती है वो होती है वॉर में, और रफाल ने खुद को वॉर में प्रूव किया है, जैसे F-16 ने प्रूव किया है। J-20 ने कहीं प्रूव नहीं किया है, सुखोई ने काफ़ी हद तक प्रूव किया है अपने आप को, हमें पता है। तो देखिए, और लास्ट बात एक और, कौन सा पायलट इन्हें उड़ा रहा है? पायलट, उसकी ट्रेनिंग, उसका विल पावर। MiG-21 से आप F-16 गिरा सकते हैं, कोई मानने को तैयार नहीं था, क्यों? अभिनंदन उड़ा रहे थे उसको। तो मैटर ये भी करता है मैन वर्सेस मशीन, यानी मशीन आपके पास एडवांस है, बढ़िया पायलट है, वो उसको और एडवांस कर देता है। मशीन बहुत बढ़िया है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपके पास रफाल है और हमने रफाल दे दिया नाइजीरिया, क्यूबा जैसे छोटे से देश के किसी फाइटर पायलट को, खुद सोचिए क्या करेगा वो, ठीक है। तो वही वाला हाल है कि आपके पास हथियार होना चाहिए, अच्छा एसेट होना चाहिए, अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये हो गई बात कंपैरिजन की, ठीक है। अब एक और सवाल, और सवाल क्या आ रहा था कि सर रफाल खरीदे 36 ही खरीदे, ठीक है। अब ये क्या है कि 36, देखिए नंबर मैटर करता है। पाकिस्तान को डरने की जरूरत है, पर मेरे ख्याल से चाइना को उतना डर नहीं लगता होगा, क्योंकि उसके पास नंबर्स बहुत ज़्यादा है, उसके पास एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा है हमसे, ठीक। 36 रफाल हैं, हमारे लिए ठीक ठाक है, जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि सर 36 ही क्यों खरीदे, ठीक है। और अभी जब लद्दाख वाला इशू हुआ तो आपने देखा भारत ने 21 MiG-29 का ऑर्डर दिया और 12 सुखोई 30 MKI का ऑर्डर दिया। फिर कुछ लोगों ने कहा सर रफाल क्यों नहीं खरीद लिए? अरे भाई, एक प्लेन, हमने रफाल का समझौता सोचो कब किया? 2016 में, मिलना स्टार्ट हुआ 2020 से, पूरी डिलीवरी होगी 2022 में। अब 2020 में ऑर्डर करेंगे तो बाकी के रफाल कब मिलेंगे? 2026-27 में। तो चीन से अभी लड़ना है कि 2026-27 में लड़ना है? और तब तक क्या टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी? हम लोग अब सोच रहे हैं कि स्टेल्थ जेट फाइटर चाहिए हमको, हमारे दूसरे MMCA यानी MMRCA, मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 2.0, जिसे हमने 2018 से स्टार्ट किया है। इसमें हम कितने जेट फाइटर्स खरीदना चाहते हैं, कितने का टेंडर फ्लोट कर रहे हैं? 114 का, तो वो भी चल रहा है। तो कुछ ही दिनों में हो सकता है 114 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर और जाए। और सबसे बड़ी बात, रफाल इस टेंडर में कम्पीट कर रहा है, तो हो सकता है वहाँ 114 रफाल खरीदे जाए या कोई और जेट फाइटर खरीदा जाए। तो इसी की वजह से अभी हमने 36 से ज़्यादा नहीं खरीदा। और दूसरी चीज़ ये देखिए, 36 मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि आंकड़ा क्या है, 36 क्यों है? तो एयरफोर्स में इंपॉर्टेंट होता है सबसे बड़ा स्क्वाड्रन का। अब ये स्क्वाड्रन क्या है? किसी भी एक स्क्वाड्रन में 16 से लेकर 21 एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कंट्री के साइज, उनकी कैपेसिटी पे। कुछ 16 का भी स्क्वाड्रन बना देते हैं, कुछ 18 का, कुछ 20 का, कुछ 21 का भी। तो भारत वाले जो स्क्वाड्रन्स बनाते हैं वो 18 एयरक्राफ्ट का स्क्वाड्रन्स बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो 18 का बनाते हैं, तो 36 रफाल, डैट मीन्स कितने स्क्वाड्रन्स? दो स्क्वाड्रन्स है। तो फिलहाल क्योंकि हमको 42 स्क्वाड्रन का अप्रूवल था,
लगातार भारत के स्क्वाड्रंस कम होते जा रहे हैं, तो जल्दी हमें ज़रूरत थी तो 36 आ गए, यानी 2 स्क्वाड्रंस हमारे खड़े हो जाएंगे। इसके अलावा तेजस हम लोग खरीद रहे हैं। इसके अलावा इंडिया खुद का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहा है, वो भी आ सकता है। MNCA 2.0 का टेंडर चल रहा है जिसमें 114 एयरक्राफ्ट खरीदने, वो भी आ सकता है। और इसके अलावा मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो भी आ सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लास्ट में क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे। तो देखिए क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा किस पे बनेंगे, रफाल पे बनेंगे। रफाल को बनाती है डसॉल्ट एविएशन, कुछ डसॉ बोलते हैं, कुछ डसॉल्ट बोलते हैं। ये फ्रांस की एक कंपनी है। ठीक है, अब कितने विमानों का समझौता हुआ, 36 विमानों का समझौता हुआ। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या है, ये विमान लैंड कहाँ किए, तो लैंड किए कहाँ, हरियाणा के अंबाला कैंट में। ठीक है, अब इसके जो 2 स्क्वाड्रन होंगे, एक होगा अंबाला कैंट में और दूसरा होगा हाशिमारा, ठीक है, जो कि हमारा असम और बंगाल के एरिया को कवर करेगा पूरा, यानी चाइना के बॉर्डर को देख रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 2 जगह हम इन्हें लोकेट करेंगे, हाशिमारा में लोकेट करेंगे और अंबाला कैंट में लोकेट करेंगे। ठीक है, ये इसके साथ साथ दूसरे क्वेश्चंस क्या बन गए, जब हमने रफाल खरीदा तो कुछ हथियारों का हमने सौदा किया, मिटियोर मिसाइल, माइका मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल, हैमर मिसाइल, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आ भी रहे हैं कुछ जगहों पे। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए सारी टेक्नोलॉजी किससे खरीद रहे हैं हम, फ्रांस से खरीद रहे हैं। इसके अलावा J20 को लेकर चर्चा हुई, तो पता होना चाहिए J20 किसका एयरक्राफ्ट है, चाइना का एयरक्राफ्ट है। F-16 के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि बहुत ही पुरानी चीज़ है। हाँ, सुखोई 30 MKI के ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं। क्यों क्वेश्चन आ चुके हैं, देखिए सुखोई 30 MKI बहुत एडवांस है, अगर सिंपल भाषा में कहें तो रफाल से ज़्यादा एडवांस है इन टर्म्स ऑफ देयर वेट, साइज, वेपनरी, लोड। एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, इसका थोड़ा सा रडार कमज़ोर है और मिसाइल कमज़ोर है, जिसको हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन एक और सोचने वाली बात है, दुनिया में अकेला ऐसा एयरक्राफ्ट है सुखोई 30 जो कि ब्रह्मोस को कैरी कर सकता है। इतने भारी भरकम मिसाइल को कैरी करता है जिसकी खुद की मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर, या तो नया वर्जन आ गया जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है। मतलब सोचिए अगर सुखोई में 600 किलोमीटर का ब्रह्मोस लगा है जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो फिर दुनिया में कोई भी एयरक्राफ्ट इनके सामने कैपेबल नहीं हो सकता। इसके अलावा भारत लगातार कोशिश कर रहा है नए एयरक्राफ्ट खरीदने की। लद्दाख के इशू के बाद हमने देखा कि भारत ने एक एग्रीमेंट किया है जिसमें हम 21 MiG-29 को खरीद रहे हैं, 12 सुखोई MKI 30 को खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा ये दोनों विमान किससे खरीदे जा रहे हैं, हमारे रशिया से खरीदे जा रहे हैं। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया ऑलरेडी MiG-29 यूज़ कर रही है जो पहाड़ों पे लड़ने में बहुत ही कैपेबल एयरक्राफ्ट है। तो हमारे लिए बेसिकली देखिए लद्दाख में या पहाड़ी इलाकों में हम रफाल नहीं भेजेंगे, हमारे पास सुखोई है, हमारे पास MiG-29 है, वो कैपेबल है। हाँ, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, J20 लड़ाई वगैरह होगा तो उसमें कुछ रफाल्स को यूज़ किया जाएगा। और रफाल्स 36 हैं तो नंबर भी इनके बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक छोटा सा कंपैरिजन था, और इस कंपैरिजन में अगर मैं आपको आउटकम या कंक्लूजन बोलूँ तो कंक्लूजन क्या हो सकता है हमारा, तो देखिए सारे जेट फाइटर्स ठीक ही ठाक होते हैं। ठीक है, सब बढ़िया है, उनको उड़ाने वाला पायलट कैसा है, वेपनरी क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, उससे मैटर करता है कि एयरक्राफ्ट कैसे काम करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, कुछ डाउट होगा हमारे वीडियो में शेयर करिएगा ज़रूर। एक और चीज़, प्ले स्टोर पे एक स्टूडेंट का हमें कमेंट आया था, बड़ा अच्छा कमेंट आया था। स्टूडेंट ने कहा था सर आपके एप्लीकेशन के ऊपर करंट अफेयर मंथली लेवल पे और डेली बेसिस पे, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ हमारे एप्लीकेशन पे आपको सब कुछ मिलेगा, सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, सब कुछ। 15 अगस्त से हो सकता है एप्लीकेशन पे सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएं। कुछ बच्चों ने एडमिशन भी ले लिया है, हाँ बिल्कुल, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि अभी फीस बहुत कम है, एडमिशन बिल्कुल ले सकते हैं। 15 अगस्त तक आपकी सारी सर्विसेज स्टार्ट कर दी जाएगी। तो फिर से अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।